बेसिकली कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, बराबर, सिंपल बात हो गई थी। देन उसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा ले लिया था? सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी अपने को पता है। देन उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। अच्छा, कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड, क्या कहते हो? हाँ जी, कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड, मतलब बहुत बेसिक पॉइंट वही जो आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। कहां तक लिमिटेड? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, पता ही है। और गारंटी वाली कंपनी हुई तो कहां तक? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन गारंटी। गारंटी वाली कंपनी याद है कि भूल गए हो? गारंटी वाली कंपनी याद है? सेक्शन 2 क्लॉज 21, ठीक है, पढ़ेंगे अपन, खैर इसी में आगे जब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पॉइंट है कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के सपोज करिए 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर मेरे पास किसी कंपनी के हैं और एट द रेट ऑफ 10 है, तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 10 लाख। सिंपल है। अगर इसमें से 6 रुपीज में ऑलरेडी दे चुका हूं 60,000, तो हमारा रिमेनिंग लायबिलिटी इज 40,000, 4 रुपए के हिसाब से। ये पैसा कंपनी कब कॉल कर सकती है? एनी टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम करे या वाइंडिंग अप के टाइम पे करे, जब जरूरत पड़े कंपनी कैन कॉल। ये अपना बहुत सिंपल सा पॉइंट था लिमिटेड लायबिलिटी का। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट कर रहे हैं अभी तो अपन। परपेचुअल सक्सेशन कल आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि क्या होता है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कॉमन सील का, ठीक है। कॉमन सील एग्जैक्टली इस तरह की होती है ना। कई बार आपने को लगता है कि कॉमन सील कंपनी की स्टैंप की तरह होती है ना। जैसे आप कहीं जाते हो ना ऑफिस में, तो ऐसा लिया और ऐसे लगाया ठप, वो एक्चुअल के अंदर कॉमन सील नहीं है, स्टैंप है। कॉमन सील ऐसे ऐसी इस तरह की दिखती है, जैसे अपना पंचिंग मशीन है, स्टेपलर होता है ना, ठीक है। पेपर इसके बीच में जाएगा और इसको प्रेस करेंगे तो जिस कलर का पेपर है उसी में ये एनग्रेव्ड होकर के उभर करके आ जाएगी। एग्जैक्टली ये होती है कंपनी की कॉमन सील। तो आप जानते हो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अगर आप और मैं किसी डॉक्यूमेंट से हमको बाउंड करना हो तो हमारे सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर। तो ये एक तरह से कंपनी का सिग्नेचर ही है, क्योंकि कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं। तो जो भी कंपनी का ऑथोराइज पर्सन होगा वो ये साइन कर सकता है, वो ये सील लगा सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर सील नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये एक टॉपिक था पहले। डायरेक्टर के साइन कितने? 2 डायरेक्टर। एक और ऑप्शन है 1 डायरेक्टर एंड 1 CS। बिल्कुल सही है। मींस लॉ ने हमको बोला कि भाई आपके पास पहला ऑप्शन तो यही है कि कॉमन सील एफिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन इफ नो कॉमन सील, ध्यान रखिएगा ये रूल तभी काम में लेना है जब कॉमन सील नहीं हो। अगर है तो फिर कॉमन सील ही लगेगी। अगर किसी कंपनी ने कॉमन सील नहीं बनाया तो आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कौन साइन कर दे? आइदर बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS। कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंटेड वाला है उसने अगर साइन कर दिया तो उसका वही इफेक्ट होगा जो कंपनी की कॉमन सील का होता है। सेम इफेक्ट है दोनों का, बराबर। तो ये भी आसान पॉइंट हो गया, चलो कॉमन सील वाला। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं और मुझे अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो मुझे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? बताओ भाई, किसी की परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी? चलो मैं कंपैरिजन पूछ लेता हूं आपसे। सपोज करो ये 2 लोग किसी फर्म के पार्टनर हैं और ये चाहती, चलो 3 लोग हैं, 2 में तो फिर भी हो जाएगा कि एक ही बचेगी। 3 लोग पार्टनर हैं और ये चाह रही है कि ये अपना शेयर मुझे ट्रांसफर कर दे। क्या करना पड़ेगा इसको? बोलो। बाकी दोनों पार्टनर का कंसर्न लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप पार्टनरशिप में अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपने पढ़ा ना, नया पार्टनर आएगा तो यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ऑल दी पार्टनर्स, तो बाकी दो की कंसर्न चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी की शेयर होल्डर है और अपने शेयर मुझे बेच रही है तो आपको कंपनी के बाकी मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग रोज जानते हो डीमेट अकाउंट के थ्रू अपन इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो क्या सब में क्या परमिशन लेते रहते हैं? क्या सवाल ही नहीं है। तो कहीं कोई किसी की परमिशन आपको नहीं चाहिए। हाँ, प्राइवेट कंपनी में जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, आप लोग जानते हो, बराबर। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब इसको ऐसे समझो कि आप सारे लोग एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आप सारे ही, ठीक है। और आप सारे लोगों ने 10 रुपीज के शेयर में से
₹8 जो है वो ऑलरेडी पे किया है और आप सबका ₹2 अभी तक अनपेड पड़ा है, ठीक है, अनपेड है। मैं आपकी कंपनी का क्रेडिटर हूं, सप्लायर ऑफ द गुड्स, और मेरा पैसा मुझे कंपनी ने अब तक नहीं दिया है, तो क्या मैं डायरेक्टली आप लोगों में सूट फाइल कर सकता हूं क्या? बोलो क्या कहते हो? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? रीजन बोलो, रीजन क्या? वही अपना पुराना रीजन है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है हमारा, कंपनी अपने मेंबर से अलग है, और अगर सूट फाइल होगा तो मैं किसके अगेंस्ट करूंगा? कंपनी पर। हाँ, कंपनी को अगर फिर रिक्वायर्ड है तो आप लोगों से रिमेनिंग ₹2 मंगवा के मुझे पे कर देगी, बट डायरेक्टली आई हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट यू। तो देखो लिखा भी यही है, क्रेडिटर कैन मेक देयर क्लेम ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द शेयर होल्डर। मेरा एक्शन कंपनी पर आकर के रुक जाएगा, ठीक है। ओनली द कंपनी विच कैन कॉल फॉर एनी अनपेड कैपिटल, कंपनी ही ये कॉल करेगी आपसे, मैं डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ एक्शन, छोटा सा अपना पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज, कंपनी को मैनेज कौन करता है भाई? सबको पता है, कंपनी को मैनेज हमेशा करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दे आर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पे भी हम पार्टनरशिप से थोड़ा सा अलग है। पार्टनरशिप में बिजनेस कौन चला सकता है पार्टनरशिप का? आइदर बाय ऑल पार्टनर और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। यहां पे सारे शेयर होल्डर्स मिलकर के कंपनी को रन नहीं करेंगे, बैंड बच जाएगी अगर सारे आ गए एक साथ तो इसीलिए वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन होगा, वही कंपनी को चलाएंगे। नाउ कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती है? आखिरी सवाल इस टॉपिक का, नहीं होती है। क्यों नहीं होती? रीजन बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन है, और क्या रीजन है? और रीजन क्या है? बोलो बोलो बोलो। कंपनी सिटीजन क्यों नहीं है? हाँ, दरवाजा खोलो, देखो रिलायंस आ रही है। पॉसिबल है क्या? बराबर नॉट पॉसिबल कि रिलायंस अंदर आ जाए अभी चल करके, आइए भाई वोट करिए, जैसा आपने बोला आर्टिफिशियल पर्सन है तो फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं। सेकंड नंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे राइट हम दे रहे हैं कंपनी को भी। जैसे कंपनी एक सिटीजन की तरह से कहीं पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, फूड फाइल करना हो तो कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा राइट जो सिर्फ सिटीजन के पास में है वो है वोटिंग का, जो एक कंपनी के पास में नहीं है, इसीलिए कंपनी सिटीजन नहीं है। सर वोटिंग का राइट तो माइनर के पास भी नहीं होता है 18 से पहले। अरे आज नहीं तो कल हो तो जाएगा ना, 18 कंप्लीट करते ही तो होगा। कंपनी के लिए तो सवाल ही नहीं है, इसीलिए कंपनी सिटीजन नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के पास में वोटिंग पावर नहीं है। ये आप लोगों को सिंपली ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो ये सारी बात थी कंपनी की क्वालिटीज की। इन पर अब इंटर लेवल पे क्वेश्चन नहीं ही आता है, फाउंडेशन लेवल पे कभी कभार पूछ लेते थे इसमें से किसी एक दो टॉपिक के ऊपर, बट बेस समझने के लिए ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। चलिए अब एंट्री करते हैं अगले पार्ट में, और यहां हमारा शुरू होता है क्लासेस ऑफ कंपनी। देखो पहला चैप्टर जो मेरा डेडिकेटेड है वो है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 स्पेसिफिकली। अब आप लोग जानते हो सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दूं तो बाकी सारी कंपनीज की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 में ही है सारी की सारी। तो न सिर्फ अपन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, इवन अपने को यहां पे सेक्शन 2 की और भी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी इस बार, जो आप लोगों ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी है वो डेफिनेशंस भी अपने को तैयार करनी पड़ेंगी। कंपनीज में थोड़ा थोड़ा लेवल कहीं कहीं पे चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो कहीं कहीं पे चेंज होगा, बराबर से। जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन में लिस्टेड कंपनी खाली 2 लाइन में खत्म कर दी थी। लिस्टेड कंपनी वो है इसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जिसकी नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी। इस बार आपको लिस्टेड कंपनी का पूरा बड़ा वाला डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार आप लोगों ने फॉरेन कंपनी बहुत छोटे पार्ट में खत्म कर दिया था, इस बार फॉरेन कंपनी तो पूरे ही कोर्स में आपके यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां तो खाली डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन इस बार तो फॉरेन कंपनी पूरा ही सेक्शन 379 से लगा के 393 ये पूरा आपके कोर्स के अंदर है, तो थोड़ा डिटेलिंग अपने को पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अब यहां से शुरू करूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे बता दो। सबसे पहले तो बताओ कि इंडिया में कंपनी लॉ एग्जीक्यूट कौन करवाता है? कोई एक मिनिस्ट्री है हमारे यहां, आप इस बोलो MCA। अच्छा, अपन जब एंसर्स लिखेंगे पूरी बुक में आप कहीं पर भी देखोगे तो MCA के नाम का इस्तेमाल ही कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। सब जगह पे हम यूज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑलवेज वी हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द
सेंट्रल गवर्नमेंट, इस चीज के लिए हमको किसका अप्रूवल लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, ऐसा। तो हमारे यहां पे है भाई एमसीए। अब एमसीए के अंडर में कौन है ये बताओ। एक बंदा और है दोनों के बीच में, है ना। एमसीए और इनके बीच में एक बंदा और है, देखो आपको बताता हूं मैं। एक बंदा और है जिसकी अपने को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वैसे आप लोगों को फाउंडेशन लेवल पे भी थोड़ा बहुत उस बंदे के बारे में ध्यान है। एक मिनट है, यहां से ये शुरू होता है। चलिए जी, हम चलते हैं एमसीए पे, देखते हैं ये एमसीए ही ओपन करता है या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं ओपन करता, एमसीए ही की। ये है भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। और यही इस वक्त में आप कहते हो कि अपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, अपना वो एक चैप्टर भी था ना फाउंडेशन में, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, छोटा सा चैप्टर था, उसमें इस बारे में था कि भाई कौन कौन करता है एमसीए। होम मिनिस्ट्री भी अपने यहाँ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, वैसे ये भी है। मिनिस्टर कौन है भी इसका, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। सेम वैसे ही होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, है ना। जयशंकर प्रसाद हो गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर। वैसे इसके मिनिस्टर कौन है पता है किसी को? देखो ढूंढते हैं, यहाँ पे फोटो होगी एक, आपको देखते ही पता लगेगा। दिखा कुछ, कौन है? निर्मला सीतारमण ही है अभी, बराबर। ये मिनिस्ट्री जो है वो भी निर्मला सीतारमण ही संभाल रही हैं, बराबर। ऑनरेबल कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर, दोनों मिनिस्ट्री यही संभाल रही हैं। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत काम का है। हमारे पास क्लाइंट आता है ना कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है सर, तो पूरा यही हमारे लिए काम की चीज होती है, ठीक है। तो अब ये है हमारा एक्चुअल में एमसीए। तो हमने कहा सर एमसीए के अंडर में कौन कौन लोग थे, ढूंढते हैं, देखो मिलेंगे अपने को यहाँ पे। और यहाँ अपने को ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसके बाद में एक बंदा काम करता है यहाँ पे, जो हेड होता है ना सबसे, उसको डीजी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और ये है यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर्स। और रीजनल डायरेक्टर के बाद में जो अगला नंबर आता है वो किसका आता है, आरओसीज का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिनसे कंपनी का सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आप लोग नॉर्मली जानते हो हर स्टेट के अंदर एक आरओसी तो होता ही है, ठीक है, कई बार 2 स्टेट में भी एक आरओसी हमारे यहाँ पे। अब रीजनल डायरेक्टर का क्या सीन है वो भी चेक करते हैं, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आज देखते हैं चीजों को। ये हमारे रीजनल डायरेक्टर के ऑफिसेज हैं। पहले सिर्फ 4 ही जोन में थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फिर जैसे जैसे कंपनीज बढ़ने लगी, इन्होंने क्या किया, कुछ और खोल दिए, जैसे नॉर्थन वेस्टर्न कर दिया, नॉर्थ ईस्ट कर दिया, साउथ ईस्ट कर दिया। तो इनके अलग अलग जगह ऑफिसेज हैं। ये देखो सबके ऑफिसेज की डिटेल यहाँ खैर अपने को दे रखी है, ये रहे। तो टोटल कितने हो गए अभी एट प्रेजेंट देखें तो 7 हो गए, 7, ठीक है। एक का ऑफिस हो गया मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चौथा दिल्ली। दिल्ली के पास नोएडा में कर दिया, क्योंकि दिल्ली में तो खुद एमसीए का है। 4 तो पहले से थे, 3 और ऐड हुए क्योंकि कंपनीज खूब बढ़ गई। हम वो 3 ऐड हुए, अहमदाबाद, हैदराबाद और ईस्टर्न साइड के लिए शिलोंग। ये सब हैं आरडीज। तो सर इनका काम क्या है, काम इनका कंपनीज एक्ट में दे रखा है। तो याद हो तो एक सेक्शन एलएलपी में था शायद, फाउंडेशन में, अगर किसी कंपनी का नाम, सॉरी एलएलपी का नाम पहले से बनी हुई एलएलपी के नाम से मैच कर जाए तो आपने को चेंज करना पड़ता है। ऐसा ही प्रोविजन कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3A में पढ़ोगे। अगर हमने कंपनी बनाई और पहले से बनी हुई किसी कंपनी के नाम से मैच कर गया,
तो नाम चेंज करने का ऑर्डर जो है वो कौन देता है? आरडी देता है, रीजनल डायरेक्टर देता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे अपन आरडी पढ़ेंगे। अच्छा, इस बार आपके कोर्स में मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन भी है। जैसे हमारी कंपनी जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जोधपुर राजस्थान में है और हम उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में। तो रजिस्ट्रार चेंज होगा, एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के एरिया में हम जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने को आरडी का परमिशन लेना पड़ेगा। एक ऑफिसर जो ऊपर का है उसका परमिशन अपने को लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बराबर। सेम उसी तरह से ये रहे हमारे आरओसीज। ये हैं भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो भर भर के हैं, ठीक है। ये देखो बहुत सारे। अच्छा, इसमें एक बढ़िया चीज आप देखोगे, थर्ड नंबर पे देखो क्या है, क्या पता लग रहा है इससे? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सबका एक ही आरओसी है। समझ रहे हैं? सिंगल आरओसी इन सारे स्टेट का, ठीक है। और देखें, गोवा दमन द्वीप का एक ही है, दिल्ली हरियाणा का एक ही है आरओसी, बराबर। और आप देखें यहां पे, ये सबसे खास है जो अपने कोर्स में भी कवर है, इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ये तो वो स्टेट थे जहां पे 4 5 6 स्टेट का एक आरओसी है। 2 स्टेट इंडिया में ऐसे भी हैं जिनमें एक स्टेट में 2 आरओसी है, जिनमें एक तो महाराष्ट्र है, एक आरओसी मुंबई, एक आरओसी पुणे। सर, एक स्टेट में 2 आरओसी का एक है? इंडिया में हाईएस्ट कंपनी के जो ऑफिसेज आपको मिलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट ऑफिस या वर्किंग, वो सारे महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको। कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली वैली में कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन कंपनियां इवन जोधपुर में भी अगर आप देखोगे तो जोधपुर की बहुत सारी कंपनीज अपने यहाँ जो हैं, आइदर या तो उन्होंने मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखा है, या दिल्ली में बना रखा है, या इन दिनों में अहमदाबाद में बहुत बन रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कंपनीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पे 2 आरओसीज काम करते हैं, मुंबई और पुणे में, ठीक है। सेम वैसे ही तमिलनाडु में भी 2 आरओसीज हैं भाई, एक है चेन्नई में, दूसरा है कोयम्बटूर में। 2 आरओसीज है क्योंकि वहां पे भी कंपनी ज्यादा है, तो ऐसे सेट है। राजस्थान का अगर देखें तो कहां मिलेगा राजस्थान का आरओसी, कहां बैठेगा, कहां ऑफिस होगा? जयपुर, बट ऑब्वियस है पुणे। ये रहे भाई राजस्थान के आरओसी, ये देखो आप, ठीक है, ये रहा। और इनका ये कौन से आरडी के अंडर में काम कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंडर में है ये, बराबर। जयपुर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। सर, ये क्यों लिखा है ऊपर आरओसी कम ओएल? ऑयल की पोस्ट है ऑफिशियल लिक्विडेटर। सुना है कभी नाम लिक्विडेटर का? कल को अगर कोई कंपनी बंद होगी, इंसॉल्वेंट होगी, तो उसकी एसेट को सोल्ड आउट करना, लाइब्रेरीज का पेमेंट करने वाला जो काम होता है ना, वो लिक्विडेटर करता है। दे आर ऑल्सो वर्क एज लिक्विडेटर, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम भी यही लोग करते हैं, कोर्ट इनको ऑर्डर करेगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे काम होता है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब बढ़िया चीज आपको बताऊं, हालांकि बहुत बात की बात है, आप लोग भी चाहें तो इन ऑफिस में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज, समझ रहे हैं? अभी वाला जो यूपीएससी का रिजल्ट आया अभी 1 डेढ़ महीना पहले, उसमें अपना एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है यूपीएससी में, सी अंशुल सोलंकी, ठीक है। और वो आई थिंक ज्वाइन करेगा आइदर आरबीआई को, या मतलब उसने मुझे बोला था लास्ट जब वो मिलने आया था अभी रिजल्ट के बाद में, कि सर 3 ऑप्शंस मेरे पास में हैं, मैं डायरेक्ट काम करूंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मेरे पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, आइदर आरबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चौथा सेबी। मैं बोला तेरा इंटरेस्ट किस में है? सर ईडी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी आप ईडी इस वक्त में बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते हो, जगह जगह जाके रेट डालती है। तो वो बोले मैं, और डायरेक्ट वो रिपोर्ट किसको करेगा? सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को करेगा, निर्मला सीतारमन को, बराबर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस यूपीएससी का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। जब अपन सीए की पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर तो यूपीएससी की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने पास सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? स्पेसिफिक फील्ड आ जाता है। फाइनेंस फील्ड में आप जा रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वक्त में असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर लगे हुए हैं अपने, एक नमित मेहता है, बराबर। और एक हमारा और स्टूडेंट है, नाम में थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, बंग करके है, तो दोनों ही अभी वो वहाँ लगे हुए हैं। एक हमारे स्टूडेंट और है तुलजा पालीवाल, जो इस वक्त में है, अगेन यूपीएससी क्लियर है। और आपको पता है क्या कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट कौन करता है? कभी सुना है आप लोगों ने? अपने ऑडिट में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट का सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसका एक पूरा ऑफिस है जिसको हम कहते हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर।
उसमें वो इस वक्त के अंदर जॉब कर रही हैं, अहमदाबाद में अभी लोकेटेड है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक अच्छा ऑप्शन ये भी आपके पास में है। हालांकि बहुत बात की बात कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट सीए का डिग्री, सीए के डिग्री के बाद में अगर किसी का इंटरेस्ट है कि यार सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अपने लिए ये रास्ता एकदम क्लियर है, इसमें अपना कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। फिर अपना फाइनेंस फील्ड में अपना मुकाबला कौन करेगा यार, सीए से बड़ा डिग्री कोई है नहीं एट प्रेजेंट, तो कि यहाँ पे अपने से मुकाबला कर ले, तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है ये। तो खैर, तो आपको वापस से लेकर के आता हूँ भाई जहाँ अपन पढ़ रहे थे। तो एमसीए के बाद में हमारे पास में है आरडी, और आरडी के बाद में हमारे पास काम कर लेता है आरओसी। अपना सबसे ज़्यादा काम इसी से पड़ेगा कि जो भी कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपने को करना है वो सब अपन इधर ही देने वाले हैं, बराबर। इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा हमारा काम पड़ने वाला है। एक तो बेसिक पॉइंट ये हुआ। अब मुझे आप ये बताओ, आपके पुराने नॉलेज के हिसाब से कंपनीज में मीटिंग्स कितने टाइप की होती होंगी, कुछ आइडिया? सेक्शन 96 में लिखा हुआ है, बट जस्ट फॉर नॉलेज, काम आएंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से ही। आइडिया कुछ? मीटिंग्स होती है क्या कंपनी में? डिसीजन मेकिंग मीटिंग में ही होता होगा, ठीक है। दो मीटिंग्स आप लोगों के कोर्स में है, वन इज एजीएम, सेकंड इज ईजीएम। सेक्शन 96, सेक्शन 100। एजीएम का फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। एक बच्चे ने पूछा सर ये साल में कितनी बार होती है? तो बेटा नाम ही एनुअल जनरल मीटिंग है, जब एजीएम है तो साल में कितनी बार होगी? एक बार ही होगी। और ईजीएम कितनी बार भी हो सकती है, इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी में आज कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है तो हर वक्त तो एजीएम होगी नहीं, तो आपको अगले साल वेट थोड़ी करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ जो सबसे मेन काम है, कंपनी में जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम पास करते हैं रिजोल्यूशंस। सुना हुआ है भाई सबने फाउंडेशन में? कितने टाइप के रिजोल्यूशन हमारे यहाँ हो सकते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एसआर और ओआर, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी। वैसे ऑल कंसेंट भी एक चीज होती है पर वो नहीं के बराबर है। एक को हम कहते हैं भाई स्पेशल रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। और एक हमारा हो गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी को अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो कंपनी को ये रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे। सर कहां कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है ये लॉ खुद आपको बताएगा। जैसे अपन पढ़ेंगे कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी को मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस को शिफ्ट करना है तो कुछ कुछ जगह पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कहीं पे स्पेशल पास करना है। तो वही हमारा मेन काम रहेगा, एग्जाम पर्पज से अपने को याद करना है। आपको बता भी दूंगा, पूरा एक चार्ट बनाएंगे अपन इसका, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पे कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है। अब बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितने परसेंट वोट फेवर में चाहिए? कितने? वेरी गुड, 75% और मोर वोट फेवर में अगर आ गए। मीटिंग में मान लीजिए 20% आर देयर, हमारी कंपनी की मीटिंग में 30 मेंबर प्रेजेंट है और ये वोट कर रहे हैं। कितने लोग फेवर में वोट कर देंगे? हम बोले एसआर पास हो गया 30 का 75%, 15, 15। तो अगर 15 या उससे ज्यादा लोगों ने फेवर में वोट कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। सब अब काम आने वाला है कल से आप लोगों के। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 50% एग्जैक्ट हो गया तो चल जाएगा। 30 में से 10 लोग हाँ कर दें और 10 लोग ना कर दें, क्या रिजोल्यूशन पास हो गया? मोर देन 50%, बिल्कुल सही है। इसमें अपने को चाहिएंगे हमेशा मोर देन 50%, 50% से ज्यादा, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो यहां अगर 20 मेंबर्स हैं, कितने लोग चाहिए? 11। 11 लोगों ने अगर फेवर में वोट कर दिया तो हम बोलेंगे हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन, सॉरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। चलो अगली काम की चीज जो अभी पूछ लेता हूं। कंपनी में वोटिंग के वैसे तो 4 मेथड्स हैं। आप इन 4 मेथड को कहां पढ़ोगे? सेक्शन 107, 108, 109 और 110 में, ठीक है। लेकिन वो तब की तब देखेंगे। अभी आपको 2 मेथड पता होने चाहिए। देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। फाउंडेशन लेवल पे ये भी थोड़े बहुत हम लोग बता देते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में कई बार ये काम आते हैं। शो ऑफ हैंड्स और एक तरीका है पोल। दो कॉमन मेथड सबसे ज्यादा, दो और है, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और बाय पोस्टल बैलेट। लेकिन अभी नहीं, अभी तो अपने यही 2 काम आएंगे। चलिए जी, शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग कैसे होती होगी? सर हाथ तो उठा करके, सिंपल है। तो जब मीटिंग चालू होगी तो सेक्शन 104 में अपन पढ़ेंगे, एक जना होगा मीटिंग का चेयरमैन।
जैसे हमारी कंपनी की मीटिंग हमने बुलाई, मैं इसके अंदर हो गया कौन, चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब मैंने कोई प्रपोजल रखा और मैंने बोला हाँ भाई आप जो फेवर वाले हैं वो हाथ खड़े करो। फेवर वाले हाथ खड़े कर लेंगे, सीएस मेरे साथ में यहाँ पे रहेगा या अदर ऑफिसर हो सकता है, काउंटिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लोग हैं। हाँ भाई हाथ नीचे करो। अब अनफेवर वाले हाथ खड़े करो। तो सर फेवर वालों में जिन्होंने हाथ खड़ा किया बचे हुए अनफेवर ही हो गए ना सर। मान लो आप बचे हुए, नहीं नहीं मान सकता मैं, बोलो रीजन। मुझे अनफेवर वालों का भी हाथ खड़ा करवाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? भाई कई लोग नोटा वाले भी तो हो सकते हैं, क्या कहते हो? कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अपने को वोट ही नहीं करना है, अब तो मजे देखना है क्या हो रहा है, नाश्ता करना है अपन तो बढ़िया। हमको ना फेवर में वोट करना है ना अगेंस्ट में करना है। अपने नोटा वाली वोटिंग होती है ना आजकल, आप जानते हो, नन ऑफ दी अबव। तो इसीलिए अपने को ध्यान में रखना है, मुझे फेवर और अगेंस्ट का ही कंपैरिजन करना है। तो कई लोग वोट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां मेरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसके पास में कंपनी के 10,000 शेयर हैं, इसके पास में कंपनी के 1000 शेयर हैं, इसके पास 500 शेयर हैं, उसके पास 5 शेयर हैं। फिर 1 पर्सन 1 वोट। शो ऑफ हैंड्स की खासियत क्या होगी कि इसमें कितने भी शेयर क्यों नहीं हो, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं। और सबसे प्रायर तरीका यही है, वो तो डिमांड करते हैं तब मिलेगा, वो सब सेक्शन जब पढ़ेंगे 109 तब पढ़ाऊंगा। अभी बेस बेस समझ रहे हैं अपन खाली, जो अभी काम आएगा अपने। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट। 5 शेयर वाले के पास भी 1 वोट है, 10,000 शेयर वाले के पास भी 1 ही वोट है। ये होता है शो ऑफ हैंड्स के अंदर अपना नॉर्मल सा तरीका। एक बैच में एक जन ने पूछा, सर हाथ राइट वाला खड़ा करना है कि लेफ्ट वाला खड़ा करना है? क्या बेटा तेरी जो मर्जी हो खड़ा कर लेना, दोनों हाथ खड़े करने तो दोनों कर लेना। एक और महान इंसान, अलग अलग आता है ना स्टूडेंट भी, तो सर अगर किसी के हाथ ही नहीं हो तो? मैंने कहा देख वो बाबा रामदेव के पास जाएगा, योगा सीख करके आएगा, पैर ऊंचे कर देगा भाई, और क्या है, बराबर से। तो अब ये कॉमन चीजें आप लोग जानते हो इन चीजों को, ठीक है। तो शो ऑफ हैंड्स। नाउ व्हाट अबाउट पोलिंग? पोलिंग में क्या सिस्टम होता है यार, बताओ डिफरेंस क्या है पोलिंग में? जितने शेयर्स उतने वोट। इस बार मामला चेंज है, इस बार हम ऐसे ले सकते हैं 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, पर्सन पे नहीं है इस बार। 5 शेयर 5 वोट, 10,000 शेयर 10,000 वोट, 1,000 शेयर 1,000 वोट, 500 शेयर 500 शेयर 500 वोट्स, ऐसा सीन रहेगा। और इसमें सिस्टम भी क्या रहेगा, सीक्रेट वोटिंग टाइप। शो ऑफ हैंड्स में तो पता लग रहा है सबके सामने, दुश्मनी भी बढ़ सकती है। अच्छा तू ही है जिसने मेरे अगेंस्ट वोट किया था, आ बेटा बाहर मिल तू, पंगा है। पोलिंग के अंदर क्या सीन है, जैसे अपने यहाँ होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होती है, ऐसा एक कॉर्नर के अंदर बॉक्स रख दिया जाएगा, अपन पढ़ेंगे पूरा प्रोसीजर, पूरा अपने कोर्स में है। नाउ बैलेट पेपर होगा, उसमें प्रपोजल लिखा हुआ होगा, 2 कॉलम्स होंगे, फेवर एंड अनफेवर। जिधर भी तुम्हारा वोट है उसको टिक लगाओ, साइन करो अपना और बैलेट बॉक्स में डाल दो। बाद में फिर स्क्रूटाइजर आएगा, काउंटिंग करेगा, फेवर में कितने अगेंस्ट में कितने, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो पोलिंग में 2 बेनिफिट है, एक तो वोटिंग सीक्रेट रहती है, और सेकंड नंबर 1 शेयर 1 वोट है, तो आपके पास शेयर ज़्यादा है तो आपके वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है अपना वोटिंग पावर का। ये आपको अभी इसलिए बता दिया क्योंकि अब से जो अपन टॉपिक चालू करेंगे सब में ये वर्ड यूज होगा कहीं ना कहीं, कंपनी हैव टू पास एसआर, कंपनी को यहाँ पे ओआर पास करना है, तो अपने को पता होना चाहिए एसआर ओआर क्या होता है। और वोटिंग के 4 में से 2 मेथड जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं और अभी काम में आएंगे आगे तक में, वो अपन ने थोड़ा बहुत यहाँ से नॉलेज में ले लिया कि क्या चीज़ है कैसे, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो ये तो हुआ सिंपल सा हमारा काम। चलिए तो लॉ को यहाँ पे आज हमारी लास्ट डेमो है, लॉ को यहाँ पे एंड अप कर देते हैं। थोड़ी सी बात ऑडिट पे करते हैं, कल से हमारा प्रॉपर कोर्स हम लोग चालू कर देंगे। बुक्स का आज आ जाएंगी मेरे ख्याल से कल तक, कल नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगी, तब तक हम थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए जी इसको एक बार यहाँ